दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गहरी मुसीबत में है। जब से ऑर्गेनाइजर ने ये लिखा है कि अब मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव नहीं जीते जा सकते और उसके उदाहरण भी सामने थे। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मोदी ने अपनी सारी इमेज झोंक दी थी और बजरंग दल के स्थान पर बजरंग बली को भी लेकर के वो आए थे, लेकिन बावजूद इसके शिकस्त खानी पड़ी। कांग्रेस पार्टी वहां जीतती है। अब हालात ये हैं कि 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और उसमें केवल एक राजस्थान में उनको उम्मीद है तो वो भी बहुत कम। इसलिए उनका असली जो निशाना है वो है लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव में जो राज्य उनके हाथ में पहले थे, ना पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उसमें जो 303 सीटें बीजेपी को मिली थीं, उसमें खास करके उत्तर भारत का वो हिस्सा था, हिंदी पट्टी थी, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र से भी, बंगाल में भी उन्हें कुछ सीटें मिली थी। इसके अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ लगभग उन्होंने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन अब 10 साल पूरे होने को हैं। एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है। बेरोजगारी और गरीबी से लोग त्रस्त हैं। महंगाई चरम अवस्था में पहुंच चुकी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प क्या है? नरेंद्र मोदी अब केवल ईडी के जरिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन राज्यों में जहां पर वो बेहद कमजोर हो गए हैं वहां पर लगातार ईडी के हमले विपक्ष पर करवा रहे हैं और उन व्यवसायियों पर भी हमले हो रहे हैं। ईडी के छापे हो रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया है या विपक्ष के किसी और राजनीतिक दल को चंदा दिया है या उनके साथ थोड़ी नजदीकी है। तो जाहिर तौर पर आर्थिक जो स्रोत है उसको काट दिया जाए और जो बड़ी लीडरशिप है उसे अपमानित करके, उसे बेइज्जत करके, उसे कलंकित करके और किसी आरोप में जेल भेज दिया जाए। फिलहाल बिहार उनके निशाने पर है। हालांकि चुनाव के बीचों बीच चुनाव आयोग को कतई ध्यान नहीं है, लेकिन राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में छापेमारी हो रही थी। अगला जो टारगेट दिखाई पड़ रहा है वो है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। आज ही खबर आ रही है कि अमित कात्याल नाम के उस आरोपी को ईडी ने गिरफ्तार किया है जिसे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का नजदीकी माना जा रहा है। दरअसल बिहार में कथित रूप से जमीन के बदले नौकरी का जो घोटाला है, ईडी जिसकी जांच कर रही है, उसमें अमित कात्याल की खोज चल रही थी। उस आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशें चल रही थी जो आज पूरी हुई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब तेजस्वी यादव पर भी शिकंजा कसा जाएगा? दोस्तों, बिहार वो जमीन है जहां से विपक्ष की एकजुटता ही नहीं हुई बल्कि वो नैरेटिव भी तैयार हुआ जिसकी वजह से बीजेपी चारों खानों चित्त है। न तो उसका कोई नैरेटिव तैयार हो पा रहा है और ना ही वो इतना मजबूती के साथ लड़ पा रही है जितना पिछले 2 लोकसभा चुनाव में वो लड़ रही थी। बिहार के पटना से ही विपक्षी एकता की शुरुआत होती है जो बेंगलोर और मुंबई होते हुए इंडिया अलायंस में तब्दील होती है। 26 राजनीतिक दल एक साथ आए और उसी बिहार से जाति जनगणना का सवाल उठाया, यानी ओबीसी का कार्ड विपक्ष ने मजबूती से सामने रखा, जिसे राहुल गांधी ने एक केंद्रीय मुद्दा बना दिया और वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए या चुनावी सभाओं में या वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जितनी आबादी उतना हक, ये बात कहते हुए दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। उन्हें इस सरकार में जिस तरह से नेस्तनाबूद, जिस तरह से कमजोर किया जा रहा है, जो उनके अधिकारों को छलनी किया गया है, जो उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये राहुल गांधी हर समय सवाल उठा रहे हैं। और यही वजह है कि अब नरेंद्र मोदी इतनी बुरी तरीके से घिर गए हैं कि उनका हिंदुत्व का एजेंडा भी कामयाब होते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसे में विपक्ष की एकजुटता को अगर वो नहीं तोड़ पा रहे हैं तो कुछ विपक्ष के लोगों को जेल भेजना और उनके आर्थिक स्रोतों को काटना, यही इस समय का ऑपरेशन ईडी
ऑपरेशन लोटस जो राज्यों में सरकार बनाने के लिए था, वो एक तरह का एक नया ऑपरेशन लोटस इस समय चल रहा है। बिहार में दरअसल हालात अगर बीजेपी के देखें तो वहां आज तक वो मंसूबे पूरे नहीं हुए जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सफलता मिली। विधानसभा में भी उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल किया और 2 बार वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। बिहार के 2020 के चुनाव को अगर आप देखें तो वहां तेजस्वी यादव ने जब लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद बागडोर संभाली तो एक नौजवान के रूप में उनको देखा जा रहा था, लेकिन बेहद मेहनत से और बेहद बौद्धिक क्षमता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने आरजेडी की बागडोर को संभाला ही नहीं, बल्कि एक तेज कैंपेन के जरिए और अपने एजेंडे को सामने रख करके, खास करके रोजगार के सवाल को, आर्थिक न्याय के सवाल को जब उन्होंने सामने रखा तो बीजेपी लस्त-पस्त थी उनके सामने। जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ थे तब भी आरजेडी ने 243 विधानसभा चुनाव में 75 सीटें अकेले जीती थी। उसके साथ कांग्रेस पार्टी थी जिसने 19 सीटें जीती थी। बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गए थे और बीजेपी जेडीयू ने कुछ निर्दलियों के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार बेहद तेज राजनेता के रूप में माने जाते हैं। चाहे उनकी सीटें कम हो लेकिन मुख्यमंत्री वो होते हैं और बीजेपी को लगातार वो किनारे पर रखे रहे। और एक वक्त ऐसा फिर आया जब उन्होंने बीजेपी को गच्चा दिया, उसको अलविदा कहा और आरजेडी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई। यानी 75-43 और कांग्रेस पार्टी की 19 सीटें मिलकर के वो सरकार में आए। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुए और वो बिहार की राजनीति जो बहुत मजबूत हो गई सामाजिक न्याय के रूप में, जहां नीतीश ने पिछड़ा और अति पिछड़ा इन दोनों को रिजर्वेशन दिया। पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया था, महिला कॉन्स्टिट्यूंसी एक अलग से उन्होंने बनाई थी और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बड़ा काम किया था। वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की विरासत को उन्होंने बखूबी संभाला। और वो लालू प्रसाद यादव जिन्होंने कहा कि हमने स्वर्ग नहीं दिया लेकिन स्वर जरूर दिया है, जिन्होंने दलित, वंचितों और कमजोर पिछड़ों के भीतर वो चेतना पैदा की कि जिसके जरिए वो उन सामंती और जमींदारों के साथ सामने खड़े हो सके मजबूती के साथ और अपने वोटिंग राइट को पहचान सके। जो कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला था, उस कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले को नीतीश कुमार ने लगाया। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का ये जो कॉम्बिनेशन बनाया, उससे एक बड़ी सफलता नीतीश कुमार को मिली। नीतीश कुमार इन दिनों कुछ बयानों को लेकर के घिरे हुए हैं, लेकिन उन बयानों पर आज चर्चा नहीं करूंगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो मुसीबत है वो इसी बिहार के नीतीश कुमार और आरजेडी के तेजस्वी यादव के अपने बेहतरीन कॉम्बिनेशन की वजह से है और जिस तरह से वो इंडिया अलायंस को लेकर के आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के जरिए आगे बढ़कर के कैंपेन कर रही हो, चुनाव में अभी बिजी हो और बीजेपी को लगातार तहस नहस करने पर, उसको लगातार किनारे पर, हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हो सकता है कि इसमें मायावती भी जुड़े, ये सब मिलकर के बीजेपी की एक नई मुसीबत पैदा करेंगे। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने ईडी के जरिए, छापामारी के जरिए और विपक्ष के कुछ नेताओं को जेल भेजने की वो पूरी तैयारी कर ली है कि ताकि जो सामने विपक्ष है वो इतना मजबूत ही ना रह सके। क्या ये मोदी की चाल कामयाब हो पाएगी या जनता देख रही है कि हो क्या रहा है? और जब जनता खड़ी होती है तो कोई भी नेता नहीं टिक पाता। ये इस देश का ही इतिहास नहीं है, दुनिया का इतिहास है। और आज ऐसा लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और आत्मसम्मान पर होने वाली चोट की वजह से इस देश का जनमानस खड़ा हो गया है बीजेपी के खिलाफ। ऐसे में मोदी की कोई चाल कामयाब होते हुए नहीं दिख रही है और बौखलाहट में वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी और खास मुद्दे पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जाहिर तौर पर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और थोड़ा अपने दोस्तों को भी भेजें। बहुत शुक्रिया।